वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर डिमोलिशन ड्राइव चला और काफ़ी सारी झुग्गियाँ थीं, उनको डिमोलिश करके उसको खाली कराया गया और लगभग 600 करोड़ की प्रॉपर्टी खाली कराई गई। ये फैक्ट्स की बात है, लेकिन अचानक मैं जो पॉलिटिक्स पर बात करता है, बांद्रा कुर्ला की रेलवे बांद्रा कुर्ला जो कमर्शियल वो है वहाँ से सटे हुए इस प्रॉपर्टी को खाली करने की बात क्यों कर रहा हूँ, इसको बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। क्यों बांद्रा स्टेशन के बाहर या उत्तर प्रदेश सरकार का जो की ज़मीन है यमुना किनारे, वो जल निगम का गेस्ट हाउस है उसके आसपास, उस पर कब्जा किया जाता है। दिल्ली के जितने भी रिज हैं सब में इंक्रोचमेंट है। जो यमुना का कैचमेंट एरिया है वहाँ पर इंक्रोचमेंट है, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हैं। ये क्यों होता है? ये दिल्ली मुंबई दो शहर की बात की। अब पश्चिम बंगाल पर आते हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार जगह जगह लोगों ने इंक्रोच करके रखा है और इसमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं। आसाम में भी बड़ी संख्या में इंक्रोचमेंट है। आसाम में लंबा ड्राइव चला, उनको खाली कराया गया। खबरें उत्तराखंड से भी आती हैं, जहां पर रेलवे के आसपास या कहीं पर भी ज़मीन खाली होता है, करा लिया जाता है। ज़मीन पर, खाली ज़मीन पर लोग कब्जा कर लेते हैं और उस पर रहते हैं। अब एक रिपोर्टर ने बात करने की कोशिश की। एक व्यक्ति जो झुग्गी में रहता है उसके पास आईफोन है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास आईफोन है तो तुम किराए के घर पर क्यों रहते हो? तो बोलता है जब मेरे पास झुग्गी है तो मुझे क्यों ज़रूरत है कि मैं किराए के घर पर रहूं। उससे महत्वपूर्ण बात यह है, आईफोन लेके हाथ में आपका ही है ये? आप आईफोन खरीद सकते हैं, लेकिन आपको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं रह सकते। आप ऐसे झुग्गियों में क्यों रहते हैं? अब जिसका मन है वो वहीं रहेगा। कि आप लोग ऐसी जगह रहते ही क्यों हैं? ऐसे नालों के किनारे, ऐसे जंगलों के बीच में रेंट पे भी तो रह सकते हैं, क्यों रहना पड़ता है? जब हमें झुग्गी लगाने की जगह है तो हम रेंट पे क्यों रहें? कि झुग्गी में रहने के लिए, झुग्गी बनाने के लिए उनको पूरी छूट है। और झुग्गी बनाने की न केवल छूट है बल्कि इसके अपने फ़ायदे हैं और कुछ लोग इसको व्यवसाय की तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसकी खूब खबरें होती हैं। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, झुग्गी बनाई जाती है, बड़े शहरों में बनाई जाती है ज़मीन पर कब्जा करने के लिए और विशेष रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, और ये कब्जा कर लिया जाता है। उसके बाद ये जो जिनका उदाहरण दिया, अभी जो मैं बात कर रहा था उत्तराखंड की, वहाँ पर रेलवे की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं और मामला अदालत में है और अदालत उनसे पूछ रही है कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अब ये कैसा न्याय है कि कोई व्यक्ति झुग्गी बनाता है इल्लीगल तरीके से, अवैध तरीके से, और उसको फिर अदालत रिहेबिलिटेट करने की बात करती है। मतलब ये कि ये पूरा का पूरा इंसेंटिवाइज होता है, हो गया मामला। आप अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा कीजिए, उसके बाद आपके साथ वोट बैंक के कारण बड़े लोग खड़े हो जाएंगे, बड़े वकील खड़े हो जाएंगे और आपको ज़मीन दिलाएंगे। उसके बाद, हालांकि पहले तो ये होता था कि उसके बाद वो फ्लैट जो उनको दिया जाता था उसके बदले में वो बेच दिया जाता था, बेच देते थे। आजकल उस पर प्रतिबंध है कि जिसको अलॉट किया गया है वो बेच नहीं सकता है, तो उसकी कुछ शर्तें हैं, तो बेच नहीं पाते हैं, लेकिन उनको मिल तो मुफ्त जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी ज़माने में 10-10, 12-12 इस तरह के फ्लैट्स हुआ करते थे और वो बेचते थे। अब ये जो मैं इंसेंटिवाइज करने की बात कर रहा हूँ, ये बहुत जगह से भाग करके आते हैं।
इसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी को लोकल स्थानीय लोग आधार उपलब्ध कराते हैं। अभी एक खबर चली कि एक एमएलए ने लोगों को उपलब्ध, एक टीएमसी के एक नेता ने उपलब्ध कराया था, और उसमें कोई हलदर करके नेता थे, और जो घुसपैठिया था उसके फादर के नाम में अपने फादर का नाम लिख दिया था। इस तरह की अनगिनत घटनाएं। और उसके बाद जो अवैध नहीं हैं, जो ऐसे घुसपैठिए हैं, जो ऐसे रिफ्यूजीज़ हैं, यहाँ रह रहे हैं या अवैध घुसपैठिए हैं, वो ये अगर उनसे कोई प्रश्न करता है तो प्रश्न का जवाब ये होता है पत्रकारों पर कि तुम दलाल हो। मतलब ये कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में दूसरे देश की कृपा पर, दूसरे देश के टैक्स पेयर के पैसे पर रह रहा है, वो उस देश के पत्रकार को दलाल कहता है। अब ये ऐसा हो क्यों पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है कि स्थानीय राजनेता, विशेष रूप से जो मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, वो इनको शरण देते हैं। इनको न केवल शरण देते हैं बल्कि बाकी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। कोरोना के समय तो आम आदमी पार्टी के एक नेता दिल्ली ने जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए थे उनको 10-10 हज़ार रुपये और अनाज मुहैया कराया था। अब जाकिर नगर या जो जामिया के आसपास उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन थी, उसको खाली करने के लिए नहीं तैयार थे, तो उसको खाली कराया गया है। लेकिन असली मामला या असली मुद्दा घूम फिर करके यही आता है कि इसको इंसेंटिवाइज जो किया जाता है, मतलब वो एक बड़ी चुनौती है। उसी का फ़ायदा उठा कर वो जानते हैं कि उनकी मदद के लिए अदालतें आ जाएंगी, वकील लोग आ जाएंगे, और जब वकील और अदालत खड़े हो जाएंगे तो वो फिर उसका होगा कि पहले इनको रिहेबिलिटेट कीजिए। जैसे मामला जो उत्तराखंड का बताया या बांद्रा का बताया या दिल्ली के बहुत सारे, दिल्ली में तो इस तरह के सैकड़ों केस है जहाँ पर इस तरह से मामला टिका हुआ, और ये सारे लोग जानते हुए कि उनको इस मामले में अदालत से मदद मिलेगी, इसलिए वो कब्जा करके बैठ जाते हैं और 2-2 फ्लोर तक बना करके रखते हैं। अभी गाजीपुर जो मुर्गा मंडी है उसके पास एक डीडीए की लैंड है, उस पर धीरे धीरे लोग बसना शुरू कर दिए हैं। अब कुछ दिन बाद उसके आसपास मिक्स पॉपुलेशन है और वहाँ से उनको सपोर्ट मिलता दिखता है, और कुछ दिन बाद फिर उसी ज़मीन को जब डीडीए खाली कराना चाहेगी तो उनको मुश्किल होगा, या फिर उसके बदले उनको जगह या फ्लैट देना पड़ेगा। अब इसमें किस किस की भूमिका है? सरकारी अफसरों की भूमिका है, पॉलिटिशियंस की भूमिका है, और सब जगह बिना ये मिली भगत के ऐसा संभव नहीं है। ये सब किया जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या है, और ये समस्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये, और इसलिए भी इसकी चर्चा जरूरी है कि 2 तरह की चीज़ें हैं। एक जो अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है। रोकना जरूरी है, आए नहीं लोग, लेकिन जो आ चुके हैं उनका क्या करना है? जो अपनी पहचान बदल रहे हैं उनका क्या करना है? और इसकी संख्या बड़ी है, 4 करोड़ के आसपास बताई जाती है। अगर ये 4 करोड़ लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं तो इनके डिपोर्टेशन को भी कुछ करना पड़ेगा। ये जगह बदलते रहते हैं जब तक इनके पास परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता है, और उसके बाद फिर ये भारत की पॉपुलेशन में घुल जाते हैं, और उसके बाद फिर ये वैसी बातें करते हैं जो भारत के लिए खतरनाक होती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।